$137.4 बिलियन। दोस्तों, दुनिया में लगभग 60 देश ही ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी इस अमाउंट से ज्यादा है। म्यांमार, पनामा, बेलारूस इत्यादि 100 से ज्यादा देशों की जीडीपी तो इस अमाउंट के आधे से भी कम है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि $137.4 बिलियन की यह संपत्ति किसी कंट्री की जीडीपी नहीं, ना ही किसी कंपनी की वैल्यूएशन है, बल्कि हमारे देश के अल्ट्रा रिच इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी की टोटल वेल्थ है। हाल ही में जारी हुई ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग 60 वर्षीय गौतम अडानी फ्रेंच बिजनेसमैन और वर्ल्ड के लार्जेस्ट लग्जरी ब्रांड LVMH के को-फाउंडर बर्नार्ड अर्नोल्ड को सरपास करते हुए दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। चौंकने वाली बात यह है कि कीर्तिमान स्थापित करने वाले वो न केवल पहले भारतीय हैं बल्कि पहले एशियन भी हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी अन्य एशियन ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की इस लिस्ट में इतना ऊपर नहीं पहुंच पाया है। लेकिन दोस्तों, गौतम अडानी की इस अकूट संपत्ति का एक दूसरा फेज भी है। आपको कैसा लगेगा अगर आपको ये बताया जाए कि अडानी की इस भारी भरकम वेल्थ की इमारत कर्ज की खोखली नींव पर खड़ी हुई है? जी हाँ, एस इक्विटी के रिसेंट अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2022 तक अडानी ग्रुप का कंसोलिडेटेड टोटल डेट 2.2 लाख करोड़ रुपीस था, यानी तकरीबन $27.5 बिलियन। दोस्तों, गौतम अडानी के टोटल वेल्थ से इस डेट का सही कंपैरिजन करने के लिए हम आपको बता दें कि अडानी के कर्ज का यह आंकड़ा भी नेपाल, आइसलैंड और कंबोडिया जैसे दुनिया के लगभग 80 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। ऐसे में गौतम अडानी और उनके अडानी ग्रुप के इस राइज को एक बबल राइज भी कहा जा रहा है, जो कभी भी फूट सकता है। तो दोस्तों, आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि यह गौतम अडानी का ये राइज सच में एक मिराज है जो कभी भी टूट सकता है, या फिर ये एक रिमार्केबल बिजनेसमैन की कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी का नतीजा है, जिससे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की इस लिस्ट में बड़े बड़े धुरंधरों को पछाड़ के थर्ड रैंक तक पहुंच गए हैं। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि गौतम अडानी के इस राइज में इंडियन बैंक्स का क्या योगदान है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक की रिलेवेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी इंडिया के लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर अडानी ग्रुप के को फाउंडर हैं। साथ ही कहा जाता है कि अडानी ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट कोल ट्रेडर है, जिसका बिजनेस एम्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एयरपोर्ट मैनेजमेंट तक और एफएमसीजी से लेकर सीमेंट इंडस्ट्री तक फैला हुआ है। गौतम अडानी के सफर की शुरुआत एक बहुत ही हम्बल बिगनिंग के रूप में 1988 में अडानी एक्सपोर्ट सेटअप करने के साथ हुई। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। ये कंपनी कमोडिटीज ट्रेडिंग के बिजनेस को करने के लिए खोली गई थी। इसके बाद गुजरात गवर्नमेंट द्वारा मुंद्रा पोर्ट के मैनेजरियल ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया गया, जहां से उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशंस के रास्ते धीरे धीरे बीते 3 दशकों में लगभग हर सेक्टर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, कहीं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के तौर पर तो कहीं एक्विजिशंस और जॉइंट वेंचर्स के तौर पर। आज की स्थिति में अडानी ग्रुप थर्मल और रिन्यूएबल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स, इंडियन कोस्टलाइन पर सिचुएटेड पोर्ट्स, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, सीमेंट इंडस्ट्रीज, कमोडिटीज ट्रेडिंग, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, डेटा सेंटर्स, माइनिंग, स्टील, रियल एस्टेट इत्यादि जैसे अनगिनत बिजनेस में एसोसिएटेड है। यहां तक कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी अडानी का 74% स्टेक है। यही नहीं, बीते हफ्ते इस मैसिव कॉन्ग्लोमरेट ने इंडिया के वन ऑफ द टॉप न्यू नेटवर्क्स एनडीटीवी में भी 29% स्टेक्स एक्वायर करके सनसनी फैला दी थी। हालांकि इस डील को लेकर एनडीटीवी अभी मार्केट रेगुलेटर सेबी का दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन अडानी ग्रुप की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज के अनुसार ये एक फेयर डील है। इसी बीच इंडिया के 5G स्पेक्ट्रम के बिडर्स में भी अडानी ग्रुप का नाम आ रहा है। अगर हम आज की स्थिति में देखें तो अडानी ग्रुप का कंबाइंड मार्केट कैप लगभग $250 बिलियन या 20 लाख करोड़ रुपए का है। यही नहीं, बीते लगभग 2.5 सालों में गौतम अडानी की वेल्थ लगभग 13 गुना बढ़ी है। जनवरी 2020 में जहां अडानी की नेटवर्थ $10 बिलियन थी, वहीं आज ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार अडानी की वेल्थ $137 बिलियन है। अगर हम इंडियन करेंसी में से ट्रांसलेट करें तो अडानी की नेटवर्थ लगभग 11 लाख करोड़ रुपीस है। ऐसे में से आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इंडिया की केवल 2 कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ही ऐसी हैं
जिनकी नेटवर्थ अकेले गौतम अडानी से ज्यादा है। जहां RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप रुपीज 17.9 लाख करोड़ है, वहीं TCS का मार्केट कैप रुपीज 11.8 लाख करोड़ है। दोस्तों ये तो है कहानी का वो हिस्सा जिससे हम कम या ज्यादा पर कहीं ना कहीं परिचित हैं, लेकिन अडानी की इस वेल्थ के पीछे एक ऐसा पक्ष भी है जिसे जानने के बाद आपके नजरिए में शायद बदलाव आ सकता है। दोस्तों 23 अगस्त 2022 को क्रेडिट साइट्स जो फिच ग्रुप की एक यूनिट है, उसने अडानी ग्रुप की बैलेंस शीट को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप एक डीपली ओवर लेवरेज्ड कंपनी है जो मुख्य रूप से डेट लेकर अपने एग्जिस्टिंग और न्यूली एक्वायर्ड बिजनेसेस में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। यानी काम हो ना हो, ये कंपनी केवल कर्जों के दम पर खुद को एक्सपैंड कर रही है। इस बढ़ते डेट को देखकर इस रिपोर्ट का कहना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में ये अडानी ग्रुप का ओवरली एम्बिशियस डेट से फंड किया हुआ ग्रोथ प्लान कहीं आगे जाकर मैसिव डेट ट्रैप न बन जाए, जिससे कर्ज के इस भंवर में फंसकर ग्रुप की कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज में डिफॉल्ट तक की नौबत आ सकती है। अडानी ग्रुप की 6 एंटिटीज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं और इस ग्रुप की कुछ एंटिटीज US डॉलर बॉन्ड से भी फंडेड हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अडानी ग्रुप की इन 6 लिस्टेड फर्म्स का ग्रॉस डेट मार्च 2022 तक लगभग रुपीस 2.2 लाख करोड़ हो चुका है, जिसे अगर कैश इन हैंड से काउंटर करके नेट डेट को देखा जाए तो वो लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपीस होता है। दोस्तों ऐसे भारी भरकम कर्जों से फाइनेंस्ड बिजनेस एम्पायर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि रैपिड ग्रोथ और कंपनी के इम्पेक्टेबल ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इन्हें शुरू में बैंक्स और इन्वेस्टमेंट कंपनी से बड़े बड़े कर्जे मिलते चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये डेट एक्यूमुलेट होता है वैसे ही इनका ग्रॉस डेट टू एबिटा यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का रेशियो बिगड़ता जाता है। और ऐसी सूरत में अगर इन कॉन्ग्लोमरेट्स की एक भी कंपनी ने डेट की वजह से डिफॉल्ट किया तो पूरे बिजनेस एम्पायर के लिए उसे डेट ट्रैप से निकालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही ग्रुप के इस एक्सेसिव डेट और क्षमता से अधिक एक्सपेंडिचर के कारण एक ऐसा ना रुकने वाला कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा, जिसके चलते इस ग्रुप की बाकी कंपनीज के लिए भी फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्ट्रेसफुल हो जाएगी। इसके अलावा अडानी ग्रुप के डेट एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न में एक बड़ी खामी देखी जा रही है, और वो ये कि अडानी ग्रुप इस हाई डेट के साथ उन न्यू या अनरिलेटेड बिजनेस में वेंचर कर रहा है जिनके बारे में इस ग्रुप का कोई प्रायर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज नहीं है, और साथ ही यह हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, जैसे कॉपर रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, जिन्हें शुरू करने और रेवेन्यू अर्न करने की स्टेज तक ले जाने के लिए भारी भरकम निवेश की जरूरत होती है। और साथ ही इन फील्ड्स में शुरुआती सालों में कोई प्रॉफिट भी आसानी से अर्न नहीं किया जा सकता है। ये सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे में बिजनेस के इनिशियल ईयर्स में इन डेट का पेमेंट भी मुश्किल होता है, जो इस इन्वेस्टमेंट को और रिस्की बना देते हैं। साथ ही रिपेइंग टाइम बढ़ जाने से इन डेट्स के इंटरेस्ट रेट और साथ साथ बैलेंस शीट में फर्म की लिक्विडिटी दोनों इफेक्ट होती हैं। ये डेट फ्यूल्ड इन्वेस्टमेंट्स अपने इनिशियल ईयर्स में डेट के रोलिंग ओवर या रीफाइनेंसिंग पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी अक्सर एक डेट को चुकाने के लिए दूसरा डेट लेना पड़ता है, और इसी कारण ग्रुप के लिए सॉलिड बैंकिंग रिलेशनशिप्स मेंटेन करना और कैपिटल मार्केट का स्ट्रांग बने रहना जरूरी है, ताकि बिजनेसेस को लगातार सक्सेसिव लोन्स मिलते रहें। साथ ही अगर हम अडानी ग्रुप के फ्यूचर प्लान्स पर नजर डालें तो यह एंटरप्राइज आने वाले मंथ में टेलीकॉम सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और एयरपोर्ट बिजनेसेस में हेवली इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसके अलावा अगस्त 2022 में ही इस अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो ओडिशा में 4.1 मिलियन टन्स पर एनम का इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम रिफाइनरी और 30 मिलियन टन्स आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट लगाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत रुपीस 58,000 करोड़ के आसपास बैठने का अनुमान है। दोस्तों अगर हम अडानी ग्रुप की तुलना देश की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से करें तो हम पाएंगे कि मार्च 2022 में रिलायंस का एस्टिमेटेड ग्रॉस डेट अप्रोक्सीमेटली रुपीस 3 लाख करोड़ था, जो अडानी ग्रुप के डेट से लगभग 50% ज्यादा है। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि रिलायंस का ओवरऑल साइज और लोन रिपेमेंट की कैपेसिटी भी अडानी से कहीं ज्यादा है। रिलायंस ने जैसा अपने एनुअल रिपोर्ट में दर्शाया है कि उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम लगभग रुपीस 1.1 लाख करोड़ है, जो उसके बिजनेस कैश फ्लो को एसेस करने के लिए काफी है। इसी वजह से रिलायंस का ग्रॉस डेट टू ऑपरेटिंग इनकम रेशियो 2.7 हो जाता है, जो डेट मार्केट की नजर से बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। लेकिन अडानी के लिए, जिसकी मार्च 2022 में
ऑपरेटिंग इनकम रफली ₹33,000 करोड़ थी। ये ग्रॉस डेट टू ऑपरेटिंग इनकम रेशियो 6.6 हो जाता है, जिसे डेट मार्केट में हाईली अनसस्टेनेबल माना जाता है। ये बात सही है कि फिस्कल ईयर 2017 में जब रिलायंस ने ब्रांड न्यू जियो प्लेटफॉर्म्स कंपनी खड़ी करी थी, तब उसने भी बहुत सारा डेट फ्यूल्ड इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अपने एक्सपेंडिचर के पीक पर भी रिलायंस का ग्रॉस डेट टू ऑपरेटिंग इनकम रेशियो कभी भी 4.69 के आंकड़े से ऊपर नहीं गया। वहीं अगर हम इन दोनों कंपनीज के इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी कंपेयर करें तो यहां भी रिलायंस अडानी ग्रुप से बेहतर परफॉर्म करता दिखाई पड़ता है। जहां रिलायंस का ऑपरेशनल रेवेन्यू टू इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर रेशियो 7.58 टाइम्स है, वहीं अडानी ग्रुप के लिए ये 2.2 टाइम्स ही है। ऐसे में हम साफ देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप अपने फ्यूचर एम्बिशंस को पूरा करने के लिए डेट मार्केट पर काफी हद तक डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम अडानी ग्रुप की बोरोइंग पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि यह बात सही है कि अडानी ग्रुप के बोरोइंग काफी डाइवर्सिफाइड है और उन्होंने डेट, इक्विटी और बॉन्ड का अच्छा तालमेल बिठाकर अपना ज्यादातर डेट बॉन्ड्स या फिक्स इंटरेस्ट रेट लोन से ही फ्यूल किया है। लेकिन फिर भी इस भारी भरकम डेट का 40% शेयर बैंक से लिया गया है। फिच ग्रुप की इस रिपोर्ट के आने के बाद रिलीज की गई द क्विंट की एक रिपोर्ट में इस डेट का एक्सप्लेनेशन देते हुए अडानी ग्रुप द्वारा ही ये क्लासिफिकेशन सबमिट किया गया। यदि हम इस ब्रेकअप पे ध्यान दें तो हम पाएंगे कि इस डेट का 8% ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक्स और 11% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने फंड किया है, जबकि इस डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हिस्सेदारी 21% है। हालांकि 21% का प्रोपोर्शन सुनने में छोटा सुनाई पड़ता है, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि अडानी ग्रुप के नेट डेट 1.72 लाख करोड़ का 21% भी तकरीबन 35,000 करोड़ रुपीस होता है। ऐसे में क्या ये फ्यूचर की एक और इकोनॉमिक क्राइसिस को न्योता तो नहीं दे रहा है, जिसे यदि बेल आउट की जरूरत पड़ी तो इसे करने के लिए टैक्स पेयर्स का पैसा ही इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, हमने पास्ट में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां ग्रोथ रन और ओवर एम्बिशन के चलते बिजनेस टाइकून्स भारी डेट एक्यूमुलेट कर लेते हैं और बेटर रिटर्न्स के लालच और पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से बैंक्स और दूसरे मार्केट प्लेयर्स ऐसे अनसस्टेनेबल प्लान्स में इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये प्लान्स फेल हो जाते हैं तो फिर सालों तक कोर्ट्स में मामला खींचने के बाद भी बैंक्स के इस अक्यूमुलेटेड नॉन परफॉर्मिंग एसेट का सारा भार इंडियन इकोनॉमी और टैक्स पेयर्स पर ही आता है। ऐसे में अडानी ग्रुप का ये डेट पर खड़ा हुआ साम्राज्य कई प्रश्न खड़े करता है, जिनका जवाब शायद वक्त ही देगा। दोस्तों, ये बात सही है कि बीते 2 दशकों में अडानी ग्रुप ने जो इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड और ग्रोथ दिखाई है वो अविश्वसनीय है और गौतम अडानी का एक कॉमन मैन से उठकर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट में 3rd रैंक पर आना हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। और ये बात भी सही है कि अपने इसी ग्रोथ की वजह से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बीते 5 सालों में 4019.7% का रिटर्न दिया है, जिनमें से ज्यादातर रिटर्न्स तो बीते 2 सालों में ही आए हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इकोनॉमी और बिजनेस की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक मॉडरेसी की जरूरत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि एक ग्रुप की महत्वाकांक्षा एक पूरे देश की इकोनॉमी के लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि ऐसा ही कुछ हम चाइना की डेट फ्यूल्ड रियल एस्टेट सेक्टर में भी देख रहे हैं, जिसने अपने ग्रोथ और डेट के संतुलन को बनाकर नहीं रखा और आज इसका खामियाजा पूरी चाइनीज इकोनॉमी उठा रही है। ऐसे में हमें जरूरत है पास्ट मिस्टेक्स और करंट एग्जाम्पल से सीखने की, और रेगुलेटरी बॉडीज को भी चाहिए कि ऐसे किसी भी फ्यूचर कैटास्ट्रॉफ को वक्त आने से पहले ही रोक लिया जाए, क्योंकि मुसीबत कभी बोल कर नहीं आती। दोस्तों, आपका इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है? क्या आपके आर्गुमेंट्स हैं और क्या काउंटर आर्गुमेंट्स? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज अ लॉजिकल डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर एनी टॉपिक। और जैसे कि इस वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, examine the implication of non-performing assets or NPAs for India's industrial sector. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।